अगर आपका भी मन है पायलट बनने का या इंडियन एयरफोर्स एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने का, तो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने आ चुकी है। दैट इज एफकेट की वैकेंसी आ चुकी है आपके सामने। तो अगर आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। इसमें हम हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक सिलेबस क्या है इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एज क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बिगिन द वीडियो। पहले हम जान लेते हैं कि इसमें स्टेजेस क्या होते हैं। लाइक फर्स्ट जो स्टेज होगा वो होता है आपका एग्जाम क्लियर करना। आप सबसे पहले एफकेट का एग्जाम क्लियर करते हैं, देन आपकी एसएसबी होती है, दैट इज योर इंटरव्यू पार्ट। तो इंटरव्यू पार्ट में आपका एसएसबी 5 डेज की होती है। अगर आप पायलट के लिए गए हैं तो एक पीएवीटी टेस्ट भी एडिशनल होता है। देन थर्ड में आपका आता है मेडिकल और थिंग्स होती है, इसमें फिजिकल नहीं होता है। तो आप इस सबके बाद में आप ज्वाइन करते हैं एएफए, एयरफोर्स अकेडमी है डूडीगल में, जो आप वहाँ पे ज्वाइन करते हैं और आपकी ट्रेनिंग चलती है। तो अगर आपको भी इंडियन एयरफोर्स में जाना है एज एन ऑफिसर, एएफए में ट्रेनिंग लेनी है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी है। आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वैकेंसी हमारे पास किस किस ब्रांच की कौन कौन सी लेवल की अवेलेबल है। तो अभी जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, टोटल वैकेंसी है 327, जो कि लास्ट ईयर से ज़्यादा है। तो वैकेंसी इस बार ठीक ठाक ज़्यादा है। जो फ्लाइंग ब्रांच की वैकेंसी होती है वो है 38, ग्राउंड ड्यूटी की वैकेंसी 278, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई है 11 के आसपास है, और एनसीसी स्पेशल एंट्री सीडीएस की 10% होती है और एफकेट की 10% होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। हाँ, पहले बात बता दूं मैं आपको कि जो एफकेट की वैकेंसी आई है शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसी है, मतलब ये जो जॉब है वो 10 साल की है, बट आप एक्सटेंड करके 14 साल तक जा सकते हो। 14 साल के बाद फिर आप इसमें नहीं आप जॉब कर सकते हो। बट हाँ, जितने भी अभी तक मैंने नाम देखे हैं लोगों के, जिन जिन लोगों ने जॉब कर रखी है, उनका 14 ईयर्स के बाद वो कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा कर लेते हैं, तो लाइफ प्रॉपर सेटल हो जाती है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको ग्रैब कर लीजिए। ये मत सोचिए कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है तो हम नहीं करेंगे जॉब, परमानेंट कमीशन है तो हम करेंगे जॉब, ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉर्ट सर्विस कमीशन बहुत ही अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रही है, ये दे रही है। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ आपको पहले फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी ये क्या होता है। फ्लाइंग ब्रांच में मोस्टली जो वर्क होता है नेविगेटर का होता है आपका, ठीक है, एडीसी का होता है। अब ये क्या होता है, फ्लाइंग ब्रांच में मोस्टली काम करते हैं पायलट का। मोस्टली अगर हम देखें तो जो पायलट का काम होता है ना, वो फ्लाइंग ब्रांच में कंसिडर किया जाता है। नेविगेटर, एटीसी, वो सब उसी में होता है। ग्राउंड ड्यूटी में अगर हम देख ले तो बहुत सारे डिपार्टमेंट डिवाइडेड होते हैं, लॉजिस्टिक्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, ये सब ग्राउंड ड्यूटी का काम होता है। टेक्निकल भी काम ग्राउंड ड्यूटी में ही आते हैं। तो आपको ग्राउंड ड्यूटी मतलब आपका जो मेन काम होगा वो ग्राउंड पे होगा, ऑन ग्राउंड होगा, आपका फ्लाइंग का काम नहीं है, आप पायलट नहीं हो, तो ग्राउंड ड्यूटी में अप्लाई कर सकते हो आप। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आपको पता है, मौसम विभाग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है आसमान से रिलेटेड, वो इसमें काम करते हैं। और एनसीसी की एंट्री जो होती है वो इन पार्ट में डिवाइड हो जाती है आगे जाके। ठीक है, हम बात करते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है इंडियन एयरफोर्स में। सैलरी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं एसएसबी क्लियर करके, मेरिट क्लियर करके, तो सबसे पहली जो आपको रैंक मिलती है वो मिलती है इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर की। देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट 2 साल बाद, है ना, जैसे इंडियन आर्मी में होता है आपका लेफ्टिनेंट, फिर उसके बाद कैप्टन, मेजर, तो इसी तरह से इसमें फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, इस तरह से रैंक आपकी चलती रहती है। तो जो अगर आप एएफए ज्वाइन करते हो तो आपको ट्रेनिंग के टाइम पर जो स्टाइपेंड मिलता है वो मिलता है 56,100 रुपीज़। 56,100 रुपीज़ आपका स्टाइपेंड होता है। जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो, 2 साल की है, 1.5 साल की है, डिपेंड्स ऑन योर ट्रेड, जितनी भी साल की ट्रेनिंग है, उसके ट्रेनिंग के बाद में आपको कई सारे अलाउंस मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहला अलाउंस मिलता है मिलिट्री सर्विस पे, वो आपका 15,500 आपके 56,000 में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी सैलरी बैठ रही है आपकी, 70 के आसपास, तो यही नॉर्मल सी हो जाएगी। फिर इसके बाद आप देखोगे इसमें 42% डीए लगता है बेसिक पे का, अलाउंसेज, एचआरए, डीए, ये सब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आपकी इन हैंड सैलरी 90,000, 98,000, 1 लाख के पार हो जाती है। तो सैलरी का कोई इशू नहीं है, सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है, रैंक्स आप देख सकते हो, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होगी रैंक्स कैसी होती हैं। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन लीडर, देन आपका विंग कमांडर आता है, ग्रुप कैप्टन। तो यहाँ तक आप प्रमोशन बाय प्रमोशन पहुँच जाते हो, लेकिन ग्रुप कैप्टन के बाद फिर प्रमोशन आपके वर्क पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी जॉब है। बात करते हैं हम लोग कि आपकी क्या एज होती है, एज क्या होनी चाहिए। अगर आपको फ्लाइंग ब्रांच में जाना है, आई मीन पायलट अगर आपको बनना है, तो आपकी उम्र जो है 20 से 24 साल तक के बीच में होनी चाहिए। अब 20 से 24 साल तक मैं कैसे निकालूंगा, मेरे को एक फिक्स डेट पता होनी चाहिए। तो ये जो मैं डेट अपनी निकालूंगा, डेट ऑफ बर्थ में से मैं 1/1/2025 माइनस करूंगा। जब 1/1/2025 के हिसाब से माइनस करूंगा, अगर मैं 20 से 24 साल के अंदर आ रहा हूँ तो मैं पायलट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, एज अ फ्लाइंग ऑफिसर अप्लाई कर सकता हूँ मैं। ठीक है, फ्लाइंग ब्रांच में। लेकिन अगर आप वही ग्राउंड ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं
ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपकी उम्र 20 से 26 साल होनी चाहिए, मतलब 2 साल का रिलैक्सेशन है इसमें। तो अगर आपकी 26 साल की उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वही चीज़ है, 1/1/2025 से डेट ऑफ बर्थ माइनस कर देना, सिंपल निकल आएगा। आपको माइनस करना नहीं आता, गूगल पे जाना, आप डाल देना, आ जाएगा। गूगल पे आप कैलकुलेटर होता है, एज कैलकुलेटर, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखते हैं फ्लाइंग ब्रांच में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अब एक एक ब्रांच का देख ले हम लोग कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपने क्या डिग्री कर रखी है। क्योंकि कई बच्चे पायलट बनना चाहते हैं, बट पायलट बनने से पहले ही उनको बनना है एनडीए या एफकेट क्लियर करके पायलट बनना है, बट वो क्या कर लेते हैं, 12th में ले लेंगे बायो ले लेंगे, फिर बोलेंगे यार पायलट नहीं बन पा रहे हैं हम लोग, या ये करना। तो आपको सही गाइडेंस पता होना चाहिए। ये चीज़ आपको पता है तो आप और लोगों को जरूर बताइएगा कि अगर आपको फ्लाइंग ब्रांच में जाना है तो आपके 12th में 50% आने चाहिए मिनिमम फिजिक्स और मैथ में। मैथ का आपका 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, और फिजिक्स में 50% मार्क्स होने चाहिए। और आप ग्रेजुएशन, ये तो आपका 12th हो गया, और ग्रेजुएशन में आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन में आपके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके पूरे तीनों साल के। अगर हम एवरेज निकालें तो 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ये तो आपका हो गया। अगर आपने बीएससी नहीं करी है, बीए बीकॉम नहीं करा, तो आप बीटेक करके भी जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मिनिमम 60% होना चाहिए। और अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि 3rd ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं जो बीएससी लास्ट ईयर में है। हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, बट जैसे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, एग्जाम क्लियर करने के बाद जब आप एसएसबी में जाते हो तो आपको वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। मतलब आप लास्ट सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपने अप्लाई तो कर दिया पेयरिंग में, बट जब तक एसएसबी आते तब तक आपकी डिग्री पूरी हो जाए और आप डिग्री वहाँ दिखा सको। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखनी है आपकी, फिर से आपकी कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी कोई ग्रेजुएशन में बैक नहीं लगी होनी चाहिए। अगर आपकी एक्टिव बैकलॉग है देन यू कैन नॉट अप्लाई। बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच की। ग्राउंड ड्यूटी बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होती है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकली में बात कर लेते हैं, टेक्निकल में होती है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ट्रेड से। अगर आपके पास डिग्री है उस चीज़ की, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से जो 4 साल की होती है, तो आप टेक्निकल ड्यूटी में अप्लाई कर सकते हो ग्राउंड ड्यूटी की। फिर वही बात, इसमें ग्रेजुएशन में आपको 60% मार्क्स चाहिए होता है। ठीक है, तो 60% मार्क्स मैंडेटरी है, और 12th में भी 60% मार्क्स चाहिए होता है। बात करूँ मैं अगर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक की, तो इसमें मोस्टली बच्चे इसी में अप्लाई करते हैं। जैसे किसी ने बायो ले ली है, अब उसके पास बायो है, किसी ने आर्ट्स ले रखी है, उसको भी इंडियन एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर जाना है, बट वो पायलट नहीं बन सकता, बट हाँ बनना ऑफिसर है उसको इंडियन एयरफोर्स में। तो आपके अगर आप एनडीए के अपॉर्चुनिटी खो चुके हो तो आप बन सकते हो, यहाँ पे आप एक ऑफिसर बन सकते हो इंडियन एयरफोर्स के। तो आपकी 12th में आपने क्या लिया है, क्या परसेंटेज है, डजेंट मैटर। आपकी ग्रेजुएशन में 60% होनी चाहिए, मतलब बीए बीकॉम बीबीए जो भी आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी हो, मिनिमम 60 डिग्री होनी चाहिए। लास्ट ईयर में अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइट की बात आती है, कई लोग बोलते नहीं एयरफोर्स में या आर्मी में बहुत लंबे लोग चाहिए होते हैं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। एज एन ऑफिसर आपकी हाइट मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट की हाइट वहीं पे 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अगर इतनी हाइट है देन यू कैन अप्लाई। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न लाइक फ्लाइंग ब्रांच का और नॉन टेक्निकल जो ब्रांच होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस सभी को पता है। नॉर्मली हर एग्जाम में रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश, ये 4 चीज आती है। तो यहाँ पर जो रीजनिंग है वो उसके कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के आते हैं 35 क्वेश्चंस। वर्बल एबिलिटी अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो उसमें लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो 15 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन। तो अगर आप देख रहे हो, अगर आपको ये एग्जाम निकालना है, तो अगर आप रीजनिंग, इंग्लिश और जीके पे अगर फोकस कर देते हो, मैथ अगर थोड़ी बहुत कमजोर भी है तो ये आप एग्जाम क्लियर कर ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किसी भी 3 सब्जेक्ट पे फोकस कर लो बढ़िया सा, बट रीजनिंग मत छोड़ना। अब देख लो, एक जो क्वेश्चन है इसमें 3 नंबर का होता है, तो 35 क्वेश्चन है, 3 से मल्टीप्लाई करते 105 हो गया। तो टोटल जो पेपर होता है वो 300 नंबर का पेपर होता है, और 300 में से हर साल जो कट ऑफ है वो लिटरली 160 से ऊपर कभी नहीं गई है, 160 से ऊपर कभी कट ऑफ नहीं गई है। तो आपको देखना है, आपको आधे क्वेश्चन सही करके आने, बिल्कुल एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पूरे नंबर लाने नहीं, आपको जस्ट एग्जाम क्लियर करना है। तो ये आपको रैंकिंग बना के चलनी पड़ेगी। आप देख लो किसको आपको क्या क्लियर करना है, रीजनिंग अच्छे से करनी है, इंग्लिश अच्छे से करनी है, जीके अच्छे से करनी है। ये फ्लाइंग ऑन नॉन टेक का हो गया, मोस्टली लोग यही फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन एक ऑप्शन और अवेलेबल होता है टेक्निकल ब्रांच के लिए, तो उसके पेपर में थोड़ा सा एक सब्जेक्ट और जुड़ जाता है, जिस सब्जेक्ट को बोलते हैं ईकेटी, जो आपको लास्ट में दिख रहा होगा, मैकेनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो ईकेटी में ऐड हो जाता है, वो 50 नंबर का पेपर और इसमें ऐड हो जाता है। तो ये पेपर 2 घंटे 45 मिनट का हो जाता है, 45 मिनट सेपरेटली ईकेटी का मिलता है। तो ये बिल्कुल सेम सिलेबस है उसका, बस एक पेपर एक्स्ट्रा हो जाता है, जो वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाला मैंने आपको बताया था, उसके लिए आप कर सकते हो। प्रीवियस ईयर कट ऑफ अभी तक की आप देख लो, तो 22 में 157 गई थी कट ऑफ, 21 में 165, 2019 में 133,
18 में 155, तो कभी भी 160 से ऊपर नहीं गई है। 2021 में 165 के ऊपर की, दैट इज एक्सेप्शनल केस, बट इतनी नहीं जाती है। तो आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट पे बहुत बढ़िया फोकस करना है, 2 सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा फोकस कर दो, 2 सब्जेक्ट आप एवरेज लेके चलो, पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ हेल्प चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे, वी विल हेल्प यू।